सिंगल 4 मार्क्स क्वेश्चन। एक चीज और भी है, 2 मार्क्स वाले 2 या लेंथी 3 मार्क्स न्यूमेरिकल, ये सभी क्वेश्चन 4 मार्क्स में कंसीडर कर सकते हैं। ये सभी वो 4 मार्क्स में कंसीडर कर सकते हैं। और नंबर ऑफ थियरी भी ऐसी है जो 4 मार्क्स में जाएगी। सेकेंड चीज, फर्स्ट चैप्टर से लेके 6 तक जो भी हमने पढ़ा उसमें सभी पोटेंशियल या करंट जो दिया गया था वो डीसी था। इसके लिए लिखा था डीसी। ये ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, लेकिन पहले करंट की बात होगी। ओके, और इस तरह से पूरा चैप्टर दिया है। सेकेंड चैप्टर है इजी, लेकिन मैथ्स की बेस बहुत ज्यादा है, इसलिए जो बाहर स्टूडेंट है जिसको मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाली कोई फॉर्मूला है या इंटीग्रेशन की फॉर्मूला है, उसको प्रॉपर्ली लिख के रखना है। कैसे इंटीग्रेशन हुआ, ओके, इसके लिए व्हाट मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब फॉर्मेशन क्या है सब कुछ साथ में लिखता जाऊंगा, लेकिन सब कुछ क्लियरली याद रखना है। ओके, एक चीज और कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो टाइम के साथ चेंज होगा। हम पहले भी जानते हैं घर के अंदर जो करंट आता है अल्टरनेटिंग करंट है। ओके, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब हर सेकेंड में इसी 50 साइकिल पास होगी। हमने इस टाइप की डायग्राम जनरेटर में ड्रॉ करके दी थी। जनरेटर के अंदर ये थ्योरी ऐसे भी कंप्लीट हो चुकी है कि जैसे जैसे टाइम पास होगा पोटेंशियल चेंज, इंड्यूस ईएमएफ, जनरेटर के अंदर जो इंड्यूस ईएमएफ था वो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल था, और बाद में डिवाइड बाय आके तो अल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। तो जनरेटर के अंदर इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला क्या थी? जनरेटर में इंड्यूस ईएमएफ की फॉर्मूला क्या थी? एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी क्वेश्चन पूछा, आप लोग सोच रहे हैं। जनरेटर के अंदर और एसी जनरेटर क्या लिखा था? V इक्वल टू E इक्वल टू, ऐसी फॉर्मूला थी। और बाद में E इज इक्वल टू E मैक्सिमम साइन ओमेगा टी, ये इसको V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी ऐसा बता सकते हैं। EMF मतलब V की जगह लिखते हैं V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। VM मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल इज NAB ओमेगा। ओके, और इसको क्या लिख दिया मैंने VM, हियर VM इज इक्वल टू NAB ओमेगा। इसकी न्यूमेरिकल भी हमने तो कंप्लीट किया है। ओके, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1 तो पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, क्लियर। तो अब ये बात हुई कि जब हम ओनली रेजिस्टेंस, ओनली कैपेसिटर, ओनली इंडक्टर, क्योंकि अब सर्किट के तो बहुत सारे कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, सबको ऑल्टरनेटिंग सोर्स के साथ या एसी सोर्स के साथ जब कनेक्ट करेंगे, कितना करंट पास होगा, करंट पोटेंशियल के बीच की, एज पर एग्जांपल आपने प्रैक्टिकल नहीं किया इसलिए पता नहीं, बाकी ओम्स लॉ की जो सर्किट है, ओम्स लॉ, इसमें आप जब सर्किट बनाएंगे, सर्किट कनेक्ट करेंगे और बाद में स्विच ऑन करने के बाद जैसे जैसे आप करंट इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि ओम्स लॉ में लिखा है सो V proportional to I and that is equal to V equal to IR and V by I is equal to R। इसका मतलब पोटेंशियल इंक्रीज होगा, करंट इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, करंट डिक्रीज होगा। इसका मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल जीरो। फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट क्या होगा? वैल्यू जीरो। लेकिन इस टाइप की फिनोमिना या इस टाइप की सिचुएशन हर बार होती है। रेजिस्टेंस में सपोज होता है तो कैपेसिटर में होगा, इंडक्टर में होगा, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेकेंड, जब घर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वायर का रेजिस्टेंस होता है, तो पावर लॉस होता है, तो कैपेसिटर, इंडक्टर में पावर की कैलकुलेशन क्या होगी, ये सभी क्वेश्चंस उन लोगों ने इनिशियली दिए। सबसे पहले रेजिस्टेंस, देन इंडक्टर और कैपेसिटर, पहले तीनों को इंडिविजुअल इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया और बाद में तीनों को सीरीज में रखा।
सीरीज में रखा था, नाम लिखा LCR, इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। इस तरह से उन्होंने कंप्लीट करके दिया है। ओके, तो आज सबसे पहले रेजिस्टेंस से स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए सपोज आपको क्वेश्चन प्रॉपरली याद रह जाता है तो इंडक्टर कैपेसिटर में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर? अच्छा हुआ कि चलो पुरानी बुक की 7 चैप्टर और इस 7 चैप्टर बहुत ज्यादा चेंज है। पुरानी जो बुक थी, मतलब गुजरात बोर्ड वाली बुक, उसमें ये अल्टरनेटिंग करंट इतने सालों से कॉम्प्लेक्स नंबर के तौर पे पढ़ाया जाता था। मैथ्स वाला ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था? यस सर। किस साल की बात कर रहे हैं? 2019 हैं? 1927 11th के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया गया था। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर से पूरा चैप्टर हम लोगों ने एक्सपेंड किया था। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है कि कॉम्प्लेक्स नंबर तो 11th में आपने पढ़ा, वे भी मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा। अभी तो याद है कि नहीं, किसको पता। ओके और बायोलॉजी वाले तो कंटेंट पढ़ी ही नहीं, और इसलिए उन लोगों ने पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम मोस्ट प्रोबेबल जैसे कैंसिल कर दिया, है ही नहीं जैसा। ओके, उन लोगों ने फेजर डायग्राम से ये थियरी एक्सप्लेन की है। फेजर डायग्राम का मतलब क्या होता है कि जैसे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसके हम वेक्टर ड्रॉ करेंगे और वेक्टर एडिशन, एज फॉर एग्जांपल पोजीशन चेंज होती है तो वेक्टर किस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की वेक्टर ड्रॉ करने के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है। सिमिलरली स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की भी वेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है उसको फेजर बताया जाता है। ऐसा स्केलर के लिए ऐसा डायग्राम नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी जो फिजिकल क्वांटिटी टाइम के साथ वेरिएट होती है, स्केलर है, तो उसको फेजर डायग्राम के साथ बताया जाता है। फेजर मतलब पोजीशन चेंज करने वाला वेक्टर, इसका फेजर। पोजीशन चेंज होने वाली वेक्टर को क्या बताएंगे? फेजर। चलो हम पहले फर्स्ट ओनली रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। ओके, दर्पण में सेकंड नंबर क्वेश्चन से उन लोगों ने दिया है, explain the AC voltage applied to the resistor and explain it with a necessary graph. necessary graph। सबसे पहले तो आप अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। ये क्या है? तो ये अल्टरनेटिंग सोर्स एसी पोटेंशियल जो देता है, मतलब जहां से अल्टरनेटिंग सोर्स पोटेंशियल मिलता है वो एसी। अब देखो डीसी था तो इस तरह से बताया जाता था, प्लस और एक माइनस। एसी कुछ इस तरह से बताया जाएगा, मतलब ये एसी सोर्स की बैटरी है। अब देखो उन्होंने डायग्राम में ई लिखा, लेकिन आप वी लिखेंगे। V इज इक्वल टू कितना पोटेंशियल होगा? ये तो फिक्स, मैंने समझा कि 6 चैप्टर से हम लिखा है V इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी, मतलब टाइम के साथ चेंज होने वाली पोटेंशियल यहाँ हम कनेक्ट करेंगे। क्लियर? ओके, लेकिन रेजिस्टर के लिए तो ओम्स लॉ भी है, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल क्या लिखेंगे? आई आर। दोनों कंपेयर कर दो। So IR is equal to Vm sin omega t and therefore electric current passing through। देखो यहाँ मैंने करंट नहीं बताया, डीसी सर्किट के अंदर सबसे पहले हम करंट की डायरेक्शन ड्रॉ करते थे, यहाँ नहीं बता सकते। क्यों? सपोज पहले ये पॉजिटिव है, वो ग्राफ अभी बनाया था, पहले ये पॉजिटिव है तो बाद में क्या बनेगा? नेगेटिव। ऐसे 50 साइकिल पर सेकंड पास होगी, मतलब ये 50 टाइम्स पॉजिटिव बनेगा, 50 टाइम्स नेगेटिव बनेगा। 50 टाइम्स पॉजिटिव और 50 टाइम्स क्या बनेगा? नेगेटिव। क्लियर? मतलब 100 टाइम्स चेंज होगा, इसलिए यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखा जाता। ओके, तो यहाँ से कितना करंट पास होगा? तो I इज इक्वल टू Vm बाई आर साइन ओमेगा टी एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी। तो ये पोटेंशियल की फॉर्मूला है, सिमिलरली करंट की फॉर्मूला है। इतना करंट इस सर्किट से पास होगा, इतना करंट इस सर्किट से पास होगा। ओके, क्लियर? ये अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी बता सकते हैं कि आई एम इक्वल टू
Vm/r, I am equal to Vm/r। आपने थर्ड चैप्टर में लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा था, चैप्टर Yes, नंबर 3, sir. लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्या था इसमें? मेरे ख्याल से 3 थे, 3। वो सभी डायोड और ट्रांजिस्टर की और इस टाइप की ग्राफ थी। देखो ये वही ग्राफ है, ऐसे तो इस टाइप की ग्राफ होती है, बराबर। ऑलवेज V प्रोपोर्शनल टू I, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। V प्रोपोर्शनल टू I की होगी तो यहाँ भी ऐसा ही पोटेंशियल इंक्रीज होगा, सॉरी इस तरह से करंट इंक्रीज होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो करंट भी क्या होगा, डिक्रीज। तो उसकी ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओमेगा डी पोटेंशियल कुछ इस तरह से ड्रॉ करके दिए। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ V और I दोनों लिखेंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल Vm, सिमिलरली क्या होगा, माइनस Vm होगा। ओके, यहाँ भी बाइफरकेशन पॉसिबल है। ये 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। ये मैंने एंगल के हिसाब से बताया। क्यों एंगल के हिसाब से? क्योंकि हमने ये इक्वेशन उसी जनरेटर से बताया है कि जनरेटर के अंदर पहले कॉइल इस तरह से होती है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। बाद में कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो 90 होगा। अगेन मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, 180 होगा। बाद में इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, एरिया वेक्टर इस तरह, टोटल एंगल 270 एंड वन रोटेशन कंप्लीट मतलब 360। तो एंगल के हिसाब से लिखा। ओके, अब पीरियोडिक टाइम के हिसाब से लिखना है तो T/4, T/2, 3T/4, ये पीरियोडिक टाइम के हिसाब से हुआ। ओके, अब ये तो पोटेंशियल का ग्राफ था, करंट का ग्राफ क्या होगा? तो ये जो है वो Im, क्लियर? तो उसको क्या लिखेंगे, ऊपर थोड़ा रहेगा -Im। ये ग्राफ बताता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता है करंट इंक्रीज होता है, पोटेंशियल डिक्रीज करंट डिक्रीज, बाद में पोटेंशियल की पोलैरिटी चेंज होगी, करंट की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से पूरा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब जो सेकंड नंबर, फर्स्ट नहीं बताएंगे, सेकंड नंबर। ओके, एक्सप्लेन द एसी वोल्टेज अप्लाइड टू द रजिस्टर एंड एक्सप्लेन इट विद द नेसेसरी ग्राफ। ओके, पूरा कंप्लीटली एक बार पढ़ लो। आज जल्दी नहीं करेंगे, सिर्फ एक होगा ऐसा, मतलब एक कंपोनेंट ही कंप्लीट होगा तो भी चलेगा, लेकिन पूरा प्रॉपरली पढ़ना है।
कंप्लीट हुआ कि बाकी? कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. Second number, sorry, third question में explain the electric energy when the AC current passes through a resistor. एक चीज तो है, रेजिस्टेंस से जब करंट पास होगा इसका मतलब एनर्जी डिक्रीज होगी, पावर लॉस होगा, ओके। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए तो पता नहीं, लेकिन डीसी में हम एक पावर की फॉर्मूला यूज करते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और I क्या होता है? तो डीसी करंट या डीसी सर्किट के अंदर स्टेडी करंट जो पास होता है, वो स्टेडी करंट जो पास रहेगा वो, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब पहले इंक्रीज होगा, डिक्रीज होकर जीरो होगा, देन माइनस साइड इंक्रीज होगा और बाद में डिक्रीज होकर जीरो होगा, मतलब इस तरह की चेंज होगी। तो अब चेक करो कि पहले जो हम एमीटर वोल्ट मीटर यूज करते हैं नॉर्मली, यहाँ जीरो होता है और बाद में ऐसे नंबरिंग, मतलब यहाँ नीडल होती है, बाद में इंक्रीज होता है, वोल्ट मीटर एमीटर सब में यहाँ स्केलिंग होती है, ओके। लेकिन सपोज आप अल्टरनेटिंग करंट वाली मीटर चेक करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट वाली मीटर में क्या होता है, पहले चलो पोटेंशियल इंक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ, सेकंड साइड जाएगा, फिर से जीरो, तो ऐसी मीटर तो पॉसिबल है ही नहीं। तो जो मीटर अल्टरनेटिंग करंट में यूज होती है वो आपको आई की जो वैल्यू देगी वो आईआरएमएस होगा। आईआरएस मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर करंट, जितने भी करंट है सबकी स्क्वायर करो, बाद में मीन फाइंड करो मतलब एवरेज, और बाद में स्क्वायर रूट कर दो, इसको आईआरएमएस। तो इसका मतलब सबसे पहले तो इसकी आईआरएमएस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां भी पोटेंशियल और करंट चेंज होता है, जहां पोटेंशियल और करंट चेंज होता है वहां आईआरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। घर के अंदर स्टेबिलाईजर कहीं भी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल या अल्टरनेटिंग करंट मेजर करने वाली जो मीटर है वो मीटर ऑलवेज आपको आईआरएमएस वैल्यू देगी। आईआरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर इलेक्ट्रिक करंट, वीआरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर पोटेंशियल, आईआरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर इलेक्ट्रिक करंट। ऐसे तो आईआरएमएस हमने 11th भी पढ़ा था, सॉरी वीआरएमएस, ऐसा कुछ याद है? वीआरएमएस पढ़ा था आपने, वीआरएमएस की 3 फॉर्मूला पढ़ी थी 11th के अंदर, तो वहां वीआरएमएस क्या था? वीआरएमएस क्या था? अभी इस तरह से आंसर देंगे तो 11th 12th की तो कोई वर्क होगी नहीं, क्योंकि 11th का तो कुछ पता ही नहीं, 12th गलती से याद है, तो सभी मिक्सअप होने के बाद बाकी सब एग्जामिनेशन कैसे देंगे? वीआरएमएस क्या था 11th में? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। वीआरएमएस काइनेटिक गैस थियरी के अंदर था, वीआरएमएस इक्वल टू अंडर रूट 3p बाय रो, वीआरएमएस अंडर रूट 3RT बाय m। इसे 2 फार्मूला तो मिनिमम हमने यूज की थी, और मैंने 1 मोल के लिए भी आपको फार्मूला लिख के दी थी। चलो यहाँ करंट की बात करें, करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू I m,
साइन ओमेगा टी, और हम इसी पावर से उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो पावर पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। So Im square r sin omega t, Im sin r omega t, क्लियर। अब एक चीज और, एवरेज पावर, क्योंकि हमको रूट मीन स्क्वायर सब कुछ कंप्लीट करके देना है, तो एवरेज तो इसकी होती है जो चेंज होता है, ये तो कांस्टेंट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होती है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है ही, टाइम के साथ क्या चेंज होता है ये और करंट, लेकिन करंट में Im क्या है, इसको एम्पलीट्यूड बता सकते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी सर। साइन स्क्वायर, ओके। Im मैक्सिमम वैल्यू है, वो तो फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स है। तो Im स्क्वायर आर एवरेज में क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी से हम इसके एवरेज फाइंड करनी है। और मैंने आपको एक न्यूमेरिकल के अंदर ये वैल्यूएशन बताई थी, एवरेज फाइंड करने की मेथड क्या होती है कि वन पीरियडिक टाइम के लिए एवरेज फाइंड करना, तो इंटीग्रेशन 0 to t, लेकिन आगे क्या लिखेंगे 1/t। लेकिन सबसे पहले चलो मैं इसको सिंप्लीफाई अलग से करा, ये तो कांस्टेंट है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओके। उन लोगों ने ऐसा बताया कि सबसे पहले तो उसको ऐसा लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। मैथ्स वाले बता दो कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला क्या होती है? 1 minus 2 sin square theta. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके। उन लोगों ने क्या किया, इसको इधर शिफ्ट किया और इसको इधर ले लिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और ये 2 जो था ना वो आ गया पीछे 1/2 करके, हो गया 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, बराबर। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, मतलब हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। एक चीज और, इसमें 1/2 भी कांस्टेंट है, तो 1/2 की तो एवरेज निकलेगी नहीं, एवरेज किसकी होगी, cos 2 ओमेगा टी अपन 2 की होगी। तो उन लोगों ने ये कैलकुलेट करके नहीं दिया, लेकिन उन लोगों ने डायरेक्टली बता दिया है, चेक करो, इसमें लिखा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ cos 2 ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 होता है। और एक चीज और भी कभी काम में आया इसलिए कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज 1/2 होती है। क्यों 1/2? तो पता चल गया, इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी 0, सो रिमेनिंग पार्ट 1/2, तो इसके लिए आंसर क्या हुआ 1/2। सो एवरेज पावर इज इक्वल टू Im स्क्वायर r डिवाइड बाय 2, Im स्क्वायर r डिवाइड बाय 2, क्लियर। उसने जिन जिन लोगों को मैथ्स का इंटरेस्ट है, ये आंसर कैसे 0 हुआ तो वो भी इन लोगों ने कैलकुलेट करके दिया है, क्योंकि वन पीरियडिक टाइम की कैलकुलेशन करनी होती है, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 to 2 cos 2 ओमेगा t into dt पूरी कैलकुलेशन करके दी है और बताया कैसे आंसर 0 हुआ। लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाना है, डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ cos ओमेगा t इक्वल टू 0, और ये 0 रखेंगे तो sin स्क्वायर ओमेगा t की वैल्यू क्या होगी 1/2, और ये 1/2 वैल्यूएशन यहाँ रखेंगे, एवरेज पावर इक्वल टू, ओके, एवरेज पावर आ गया सर। बोलो सर एक बार पाछू समझाओ। पाछू नहीं, तने क्या भूल पड़ी मन के सर सर स्टार्ट यहाँ ब्रैकेट में पी रखे ने यहाँ थी ब्लैक पेन वालो, हाँ। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था, तो एवरेज वैल्यू फाइंड करें तो लेस देन ग्रेटर देन के बीच में रखेंगे, जो वैल्यू कॉमन है वो बाहर रख दी, और ये sin स्क्वायर ओमेगा टी, ओके। sin स्क्वायर ओमेगा टी इस तरह से कैसे कन्वर्ट हुआ, तो मैंने यहाँ लिखा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ऐसी फॉर्मूला है मैथ्स में। उन लोगों ने इसको इधर शिफ्ट किया, ये उधर शिफ्ट कर दिया, तो 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा होगा,
यहाँ वाला 2 उधर शिफ्ट किया तो 1/2 हो गया। तो मैंने sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, तो वैल्यू यहाँ रखी कि 1/2 1 माइनस cos थीटा की जगह क्या रखना ओमेगा टी, तो 2 ओमेगा टी हो गया। sin स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1/2 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी। इस तरह की फॉर्मूला हुई। अब इसको भी आपको एवरेज वैल्यू में कैलकुलेट करना है। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो 1/2 कॉन्सेप्ट किया, 1/2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 रिमेन कांस्टेंट, मैंने ऐसे ही रख दिया। अब ये 1/2 यहाँ गया, सो cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है। तो मैंने लिखा कि cos 2 ओमेगा टी के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है। एवरेज वैल्यू 0 हो गई तो ये 0 हो गया, ये 0 हुआ तो sin स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज क्या है 1/2। ये sin स्क्वायर ओमेगा टी 1/2 यहाँ ऐड कर दो, so average power is Im square r divided by 2, Im square r divided by 2। उन लोगों ने यहां तक कैलकुलेट करके दिया है, यहां तक एवरेज पावर, ये एवरेज पावर लॉस होगा। एवरेज पावर लिखा, लेकिन मैंने कैलकुलेशन के साथ जब जहां रेजिस्टेंस होता है और जब इससे करंट पास होता है तो इतना पावर क्या होता है लॉस। तो एवरेज पावर लॉस कितना होगा, तो P इज इक्वल टू Im स्क्वायर r डिवाइड बाय 2, Im स्क्वायर r डिवाइड बाय क्या लिखा 2। इसका मतलब ऐसा हुआ कि सपोज ये दोनों को कंपेयर करें, ये दोनों, ये I और ये, अब दोनों की कंपैरिजन होगी तो क्या लिख सकते हैं, ये दोनों की कंपैरिजन होगी क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर is equal to Im square by 2, so Im equal, sorry, I is equal to Im by root 2। तो इसका मतलब ये IRMS हुआ क्या कि देखो हमने एवरेज फाइंड की, पहले स्क्वायर, स्क्वायर के बाद एवरेज, मतलब रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया मीन हो गया, अब बाकी क्या था स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट किया तो आंसर क्या है I is equal to Im by root 2। तो इसका मतलब Im by root 2 is the RMS वैल्यू, इसको क्या बताएंगे RMS वैल्यू। और सपोज इसकी भी ग्राफ बनानी है, तो ये ग्राफ इलेक्ट्रिक करंट की थी, किसकी थी इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट देखो, ये पहले बताओ ये दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा, Im की वैल्यू ज्यादा या IRMS ज्यादा, Im और IRMS में किसकी वैल्यू ज्यादा, Im Im क्यों, तो Im इज इक्वल टू रूट 2 IRMS ऐसा लिखा जाता है। तो इसका मतलब है मैक्सिमम वैल्यू किसकी होती है Im की, और यहां से जो लाइन ड्रॉ की जाती है इसको I बताया जाएगा या IRMS बताया जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन चेक करो दर्पण में, ये दोनों चीज उन लोगों ने ड्रॉ करके दी है कि मैक्सिमम वैल्यू Im होती है, तो यहाँ से पास होने वाली लाइन वो करंट IRMS करंट होता है जो स्टेबिलाइजर वाली मीटर आपको देती है, क्लियर। मैक्सिमम करंट डिफरेंट है और जो स्टेडी करंट मतलब जो मीटर देता है वो IRMS देता है। सिंपल चीज है, करंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, पहले इंक्रीज हुआ 0 हुआ, ऐसे हाईएस्ट हुआ, डिक्रीज हो गया 0, देन चेंज हुआ, तो ऐसी मीटर कभी आपको स्टेडी डिफ्लेक्शन नहीं देती। और फिर भी आपको एसी सर्किट के अंदर किसी भी मीटर से स्टेडी करंट मिलता है तो V वो VRMS है, I वो IRMS है। I क्या है IRMS, V क्या है VRMS। I कितना होगा तो Im से डिवाइड बाई 2, सॉरी रूट 2 डिवाइड बाई रूट 2, मतलब मैक्सिमम करंट से रूट 2 टाइम्स लेस, बराबर। सिमिलरली मैक्सिमम वोल्टेज से रूट 2 टाइम लेस, इसको क्या बताएंगे VRMS, उसको क्या बताएंगे हम VRMS। इसलिए उन लोगों ने इस फार्मूला को बाद में लिख के दिया है, देखो इसको हम पावर एवरेज भी करके लिखे, स्क्वायर रूट करने के बाद, बराबर, या स्क्वायर रूट करने के बिना स्क्वायर रूट करेंगे, बराबर, तो इसको स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, लेकिन पावर P इज इक्वल टू इसको क्या बताएंगे Im बाय रूट 2, मतलब I स्क्वायर RMS इनटू R, बराबर, I स्क्वायर RMS इनटू R, ये वाली फॉर्मूला उन लोगों ने यूज की। तो एवरेज इतना पावर लॉस रहेगा, एवरेज क्या होगा इतना पावर। सिमिलरली उन लोगों ने वोल्ट के लिए भी लिखा, जब ऐसी फॉर्मूला वोल्ट के लिए की तो V इज इक्वल टू Vm बाय रूट 2, इसको क्या बताया जाएगा VRMS, इसको भी क्या लिखेंगे VRMS। इसका मतलब ओम्स लॉ के हिसाब से Vm इज इक्वल टू IMR,
लेकिन VRMS इज इक्वल टू IRMS आर ऐसा लिखना पड़ेगा। क्यों? ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। VM मतलब मैक्सिमम जो हाईएस्ट है और RMS इससे √2 टाइम्स लेस है। RMS इससे क्या होगा? √2 टाइम्स लेस होगा। इसका मतलब मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 3 और 4th साथ में पूछा तो भी 4 मार्क्स होगा। थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन सपोज ने मर्ज कर दिया तो 4 मार्क्स क्वेश्चन हो जाएगी। क्लियर? एक चीज सपोज मैंने वो क्वेश्चन पूछा था लेकिन बीच में क्या याद है लेफ्ट हो गया। थर्ड चैप्टर में ओम्स लॉ में थर्ड चैप्टर के अंदर हमने लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ लिखा था। वहां बता रहे थे जहां V प्रोपोर्शनल टू I नहीं रहता वह ओम्स लॉ यूज नहीं करेंगे। अभी सिंपल चीज है, अल्टरनेटिंग करंट में ऐसा नहीं होता। नो डाउट दोनों साथ में इंक्रीज होते हैं, दोनों साथ में डिक्रीज होते हैं। रेजिस्टेंस के लिए होता है, बाकी सब के लिए नहीं होता। मतलब आज रेजिस्टेंस के लिए लिख रहे हैं तो V इक्वल टू IR सही है, लेकिन बाकी किसी भी के लिए लिखा तो ये चीज गलत हो जाती है। ओके चलो कोई बात नहीं। थर्ड और फोर्थ आराम से पढ़ना है, नहीं पता चले तो पूछो, लेकिन इसमें डाउट हुआ तो कैपेसिटर में भी प्रॉब्लम और इंडक्टर में भी प्रॉब्लम। थर्ड एंड फोर्थ
है कोई डाउट इसमें? सर इसमें आई कांस्टेंट क्यों बताया ग्राफ में? क्या? हाँ, आई को इसका मतलब क्या है कि वो स्टेडी करंट देगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है? वो स्टेडी करंट। स्टेडी करंट क्या होता है कि एज फॉर एग्जांपल कि आप बीसी मीटर चेक करेंगे ना, तो जहां भी डिफ्लेक्शन मिलता है ना वहां स्टेडी होता है। ऑलरेडी तो पोटेंशियल के हिसाब से टाइम इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, सेकंड साइड जाने पॉसिबल नहीं है। लेकिन उन लोगों ने क्या बोला कि वो मीटर जो रीडिंग देता है वो आईआरएमएस रीडिंग देता है, मतलब वो फिक्स होता है। वो क्या होता है, क्योंकि देखो इसमें आईएम फिक्स है, यहाँ भी आईएम फिक्स है, तो इसका मतलब आईएम फिक्स, तो आईएम अपॉन √2 जितनी रीडिंग वो स्टडी देगा। नो डाउट कि ये करंट इंक्रीज डिक्रीज होता है, ये सौ मतलब 100% की बात है कि ये इंक्रीज डिक्रीज होगा। लेकिन ये वाली मीटर ये स्ट्रेट लाइन जितनी करंट आपको स्टडी देगी, वो ऐसा नहीं चेक करती कि कब ये इंक्रीज हुआ कब ये डिक्रीज हुआ, इसकी जरूरत है। वो चेक करेगा मैक्सिमम कितना है, एंड मैक्सिमम डिवाइड बाय √2 इज द आईआरएमएस, और उतनी करंट आपको स्टडीली वो बताएगी। क्लियर? यस सर। पता चल रहा है? क्योंकि सिंपल चीज है कि ऑल्टरनेटिंग करंट स्टेडी नहीं रहता। ऐसे 50 साइकिल पास होगी तो मीटर कैसे आपको रीडिंग देगा? अब मीटर की रीडिंग पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब उन लोगों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि ऐसी कोई करंट की वैल्यू है कि जिससे हम, तो उसके लिए उसने पावर लॉस पहले कैलकुलेट किया, और पावर लॉस से पता चला कि इसमें जो इक्वेशन आता है, सो आई इज इक्वल टू IM बाय √2 इज आईआरएमएस। बराबर? तो ये वैल्यू तो IM फिक्स है, मतलब आईआरएमएस फिक्स है। ये कब इंक्रीज है इसका मतलब नहीं, IM कितना है वो वैल्यू यहाँ रखो, डिवाइड बाय √2 इज आईआरएमएस, तो उतना करंट वो स्टेडीली आपको देगा। क्लियर? और इससे उसने स्ट्रेट लाइन बनाई है, इससे उन्होंने स्ट्रेट लाइन बनाई। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, तो सबसे पहले सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और रेजिस्टेंस कनेक्ट करने के बाद पोटेंशियल से करंट की हमने फार्मूला निकाली। पोटेंशियल से किसकी? करंट की फार्मूला। और ये दोनों के बीच का वो ग्राफ बना था, दो ग्राफ थे, एक पोटेंशियल वाला था और एक करंट वाला था, और चेक किया कि दोनों के बीच में फेस डिफरेंस नहीं है। ओके, बाद में सेकंड, कभी ये वर्क कैसे करेगा? ओके, तो उसके लिए बताया कि डीसी में जैसे पावर लॉस है P इज इक्वल टू I², सिमिलरली अल्टरनेट में भी पावर लॉस है, लेकिन पावर लॉस की फॉर्मूला P इज इक्वल टू I² RMS R वो होगा। ओके, और इसलिए उसने IRMS और VRMS की इंफॉर्मेशन दी। अब मेन बात वो, ये दोनों चीज, फिफ्थ क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, से ज्यादा आज नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस। एक बार इसको रिकैप कर लेंगे आप, तो कल हम इंडक्टर और कैपेसिटर पढ़ेंगे, सिमिलर प्रोसेस रहेगा। ओके, लेकिन आज रेजिस्टेंस दिमाग में आ जाना चाहिए। और रेजिस्टेंस पहले उन लोगों ने इसलिए दिया है कि थर्ड चैप्टर में हमने रेजिस्टेंस पढ़ा है, और रेजिस्टेंस के लिए V वर्सेस I की ग्राफ भी पढ़ी है। सो लिखा एक्सप्लेन द AC सर्किट फॉर द सर्किट विथ ओनली रेजिस्टर, विद द ओनली रेजिस्टर। मतलब फिर से रिकैप किया, लेकिन मेन चीजें यहाँ वो फेजर जो मैंने बताया था आपको कि पोटेंशियल और करंट की फेजर कैसे ड्रा की जाएगी। तो सिंपल चीज है, करंट की वैल्यू क्या होगी, सॉरी पहले पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले रेजिस्टेंस, AC सोर्स, रेजिस्टेंस R, ओके, रेजिस्टेंस क्या होगा R। अच्छा, इससे जो पास होने वाली, पहले तो पोटेंशियल की फॉर्मूला V इक्वल टू Vm sin ओमेगा। ये तो रट्टा कर देना कि भाई यही आंसर होना चाहिए ऑलवेज। अल्टरनेट करंट, सॉरी अल्टरनेट पोटेंशियल V इक्वल टू Vm sin ओमेगा t रहेगा, लेकिन कौन सी कंपोनेंट है उस हिसाब से करंट चेंज होगा, तो Im sin ओमेगा t। क्लियर? अब उन लोगों ने उसकी ग्राफ बना के दी, यहां ड्रॉ कर दे, V और I की ग्राफ होगी वर्सेस ओमेगा टी। सबसे पहले पोटेंशियल, पोटेंशियल में 0। अब देखो उनने जो कंप्लीट करके दिया वो पाई, और यहाँ लिखा 2 पाई, ये होता है π/2 और ये होता है 3 π/2। बराबर, वही ग्राफ फिर से एक्सटेंड किया है,
चल पहले इलेक्ट्रिक करंट बाद में। तो ये V की ग्राफ हुई और ये I की ग्राफ हुई। क्लियर? अब उन लोगों ने किसी एक टाइमिंग के लिए ओमेगा T1 ऐसा लिखा है, किसी ओमेगा T1 के लिए यहां से लाइन ड्रॉ, क्या लिखा? ओमेगा T1 यहां लिख के दिया होगा, ये ओमेगा T1, क्योंकि ओमेगा T1 वर्सेस VI की ग्राफ है। तो अब ये वाली ग्राफ यहां फिर से बने, ये फेजर डायग्राम है। ये जो लेंथ है ये पोटेंशियल की फेजर हुई, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ लेंथ है। सिमिलरली अब उसने सेम डायरेक्शन बताई है, लेकिन मैं नहीं मानता सेम डायरेक्शन होगा। चेक करो, उन्होंने दोनों को एक ही डायरेक्शन में बता दिया है। यहाँ आई ड्रॉ करके दी। ओरिजिनली क्या होता है कि जैसे आप लाइन ड्रॉ करेंगे, ये और ये ऐसे दो वेक्टर बनाने हैं, लेकिन डायग्राम में एक्सपेंड करने के लिए थोड़ा आगे से लिए, टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल होता है। जब स्मॉल टाइम इंटरवल होगा तो दोनों एक साथ इंटरसेक्ट हो जाएंगे। और बताया कि ये जो है ओमेगा T1, इससे क्या मिलता है कि V और I एक साथ इंक्रीज होंगे और एक साथ क्या होंगे? डिक्रीज। उन्होंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके दी, ये I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा T1, और यहां तक की जो लाइन ड्रॉ करके दी, मतलब पूरी ये पोटेंशियल V इक्वल टू VM साइन ओमेगा T1 ऐसा लिख के दिया होगा। मतलब ये लेंथ VM के लिए और ये सॉरी ये V के लिए और ये I के लिए, दोनों सिंगल डायरेक्शन है। अब डायग्राम से ऐसा नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा चेंज है देखो, लेकिन ये तो ग्राफ बना है इसलिए, वरना दोनों स्टार्ट एक साथ ही होगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस है, ये कितना डिफरेंस है? रेजिस्टेंस इतना। क्यों? सो V इज इक्वल टू IR एंड देयरफॉर I इज इक्वल टू V बाय R। इसलिए V की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी और करंट की मैग्नीट्यूड क्या होगी? कम। इस तरह से उन लोगों ने पूरा फेजर डायग्राम ड्रॉ करके दिया है। ओके, a phasor is a vector which rotates about the origin with the angular speed omega। ये एक टाइप की वेक्टर है, ओके, जो रोटेट होगी और कौन सी डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंगल इंक्रीज यहाँ से होता है और इस डायरेक्शन में जाए। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा एंगल इंक्रीज होता जाएगा, मतलब इस तरह से फेजर रोटेट होगी। ये फेजर नाम इसलिए देखा, जो वेक्टर अपनी पोजीशन चेंज करता है उसको क्या बताएंगे? फेजर। एक चीज और, पोटेंशियल और करंट तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और स्केलर फिजिकल क्वांटिटी इस टाइप की जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको क्या बताया जाता है? फेजर। बाद में इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखा। The vertical component of the phasor V and I are Vm sin omega t and Im sin omega t। वर्टिकल मतलब ये पूरा फेजर Vm sin omega Im sin omega t, ये करंट के लिए, क्योंकि यहां से आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा? करंट, और ये क्या मिलेगा? पोटेंशियल। क्लियर? तो इस तरह की डायग्राम उन लोगों ने ड्रॉ करके दी है। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो, कौन सी? फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें एक्सप्लेन करने वाली मेन बात इतनी है कि V और I बोथ आर इन सेम फेज, फेज डिफरेंस नहीं होता, एक साथ इंक्रीज होंगे और एक साथ डिक्रीज होंगे। और ये डायग्राम ही बता, देखो एक साथ इंक्रीज हुआ मैक्सिमम हुआ, एक साथ डिक्रीज हो गया जीरो चेंज और अगेन जीरो। इसलिए इसी ग्राफ के साथ ये ग्राफ ऑलवेज रहेगा, इसके साथ ही बनाएंगे लोग। ये कंप्लीट कर दो। और आज का लास्ट क्वेश्चन। और एक चीज और कि आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से हमको एक लिस्ट दी गई है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी तक तो रेगुलर टेस्ट भी नहीं दे रहे, मेरे पास पूरी लिस्ट आई है। होमवर्क के हिसाब से भी जब ग्रुप ओपन होता है तो कैलकुलेट करेंगे तो नॉर्मली 50% या 50% थोड़े बहुत ज्यादा होमवर्क सबमिट करते हैं। आप ऐसा मत सोचो कि बस अभी तो ये चल रहा है, बाद में जब डिक्लेरेशन होगा और कंटिन्यू होगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। सपोज स्टार्ट हो गया, क्योंकि कल मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी तो उसमें बताया कि 15 अक्टूबर से स्कूल ओपन कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पे डिसीजन है। और सपोज लिया तो सबसे पहले फर्स्ट टेस्ट आएगी,
और फर्स्ट है 7 चैप्टर 50 मार्क्स, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से। अब चेक करो कि आपको 3 और 4th चैप्टर, 3rd और 4th चैप्टर तो ले लिया, 3rd और 4th चैप्टर जो लिया सितंबर में, वो सिलेबस अक्टूबर का, सॉरी अगस्त का था, इसलिए आपको वो एग्जाम सितंबर में दी 3 और 4। तो 5 और 6 तक तो जाएगा, तो जो हमने कंप्लीट किया वो तो बराबर ही है। और सपोज स्टार्ट होने के बाद एग्जाम डिक्लेयर हो गई कि भाई इतने दिन ऑनलाइन पढ़ा था, अब ले लो एग्जाम, तो प्रॉब्लम में आएंगे। क्लियर? और इसलिए बता कि पूरी जितनी भी स्ट्रेटेजी है कंप्लीट करो। आप ऐसा मत सोचो कि बस अब घर बैठ के सिर्फ पढ़े तो पढ़ना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। ये वर्क होगा, क्योंकि चेक करो कि जितनी भी कॉलेजेस है लास्ट ईयर की जो मतलब चल रहा है, सबकी प्रैक्टिकल एग्जाम भी फर्स्ट टर्म हो गई। एक दो बेंचेस छोड़ने के बाद उन लोगों ने अप्रेंटिस रखा है और बोला कि नहीं प्रैक्टिकल एग्जाम देनी है। तो इसका मतलब वो, अब देखो नीट हो गई, जेडबल हो गई, गुडसेट हो गई, सभी एग्जामिनेशन लोगों ने ली, तो उसी प्रोसीजर से 12th कंप्लीट करने से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। क्लियर? और इससे से वो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। और सेकंड, मेरे ख्याल से फैकल्टी सभी ने बताया होगा, मैं भी बता रहा हूँ आपको कि आज कल हमको मैसेज दिया था, मतलब वहां से मैनेजमेंट ने, कि सबको स्ट्रिक्टली बताना कि आपको जो लास्ट डेडलाइन दी है तब तक वो फीस पे कंप्लीट करना है, वरना एक प्रॉब्लम मैनेजमेंट के साथ आपको फेस करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये भी एक काम कंप्लीट करना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बात हुई थी, स्कूल ने भी किया, हमने भी की है, लेकिन जो भी है अब आप उसको कंप्लीट करेंगे। लेकिन मेन मेरी बात परफॉर्मेंस की है कि मुझे जो लिस्ट दी गई सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से, तो फिजिक्स के हिसाब से लॉस ज्यादा रहेगा। और मेजोरिटी सपोज बायोलॉजी स्टूडेंट इसको फॉलो नहीं करे, मैंने चेक किया नंबर ऑफ स्टूडेंट नहीं कर रहे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, लॉस आपको रहेगा, क्योंकि उसके बिना आपकी नीट की टोटल कंप्लीटली नहीं फिल होती। सेकेंड चीज के 2 सब्जेक्ट में मार्क्स या 1 सब्जेक्ट में मार्क्स से आपकी मेरिट कंप्लीट नहीं होगी। हो सके तो आप एक बार चेक करो, जो स्टूडेंट अभी तक पास हुए जिसमें किसी एक सब्जेक्ट के मार्क्स से आपकी साइंस परसेंटाइल नहीं बनेगी कंप्लीट। और इसलिए तीनों को प्रॉपर्ली फॉलो अप करना है। और मैंने आपको पहले से बताया कि जितने जितने क्वेश्चंस मैंने अब तक टेस्ट में कंप्लीट करवाए, वही आपको बोर्ड ने भी पूछे, आपने चेक किया होगा। जितने जितने यूनिट टेस्ट एकदम मतलब वो टेस्ट आ गई, वो जो उन लोगों ने ली, मैंने नहीं, मैंने पेपर जनरेट किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। 2 टेस्ट आपने जो स्कूल में सबमिट किए लिखने के बाद, उसके क्वेश्चंस चेक करो, तो मेजोरिटी वही है जो हमने टेस्ट में पूछे, तो उसको कंप्लीटली फॉलो करना है। क्लियर? क्योंकि जो परफॉर्मेंस के हिसाब से है, इससे तो नहीं लगता कि मुझे कि कुछ मिलेगा। आराम से हम अभी वर्क करें, क्योंकि 7 चैप्टर तक आ गए, लेकिन आगे वाले चैप्टर एजुअल कंडीशन में है, तो अभी तो टाइम ज्यादा मिल रहा है कि घर पे आना और घर पे करना है। स्कूल स्टार्ट होगी तो स्कूल पे आएंगे, पढ़ेंगे, बाद में घर जाने के बाद ही पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, तो नंबर ऑफ टाइमिंग ज्यादा लेगी और ज्यादा जाएंगे, और बाद में ऐसे बोलेंगे कि आउट मैच नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। क्लियर? ऐसे जो लिस्ट दी है उसको इंडिविजुअल मैं फॉलो करना शुरू करूंगा, ये नहीं चलेगा, ये वर्कआउट नहीं। जितने क्वेश्चंस बताए, डाउट है पूछो कि इस चैप्टर में नहीं पता चल रहा है क्या प्रिपेयर करना है, तो बताएंगे कि इतना इतना प्रिपेयर करो, लेकिन जब पढ़ेंगे तब तो पूरा पढ़ना है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, आज होमवर्क के हिसाब से चेक करेंगे तो 2 to 5, 2, 3, 4 and 5 चारों क्वेश्चन रेजिस्टेंस के और लिख के देना। तो कल हम वो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों कल कंप्लीट करेंगे। आज रजिस्टर हो जाएगा, कल इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों कंप्लीट कर देंगे। फटाफट और बताओ कि डाउट है, वरना मीटिंग एंड करेंगे। नो सर। गुड डे सर। देखने से पता चल गया तुझे। ऐसा नहीं, क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं लिखा, सिर्फ वो ग्राफ रिप्रेजेंट किया वेक्टर वाला, फेजर वाला, वेक्टर है फेजर वाला। फेजर से बता जाती है वेक्टर अपनी पोजीशन चेंज करता है, टाइम के साथ चेंज कर पोजीशन चेंज हो रहा है जो वेक्टर, उसको फेजर बताया जाएगा। क्लियर? आज पहले चारों कंप्लीट करो, कल फिर से पहले इंडक्टर उसके बाद कैपेसिटर को कंप्लीट करेंगे। चलो इतना ही रखते हैं आज।